इस वीडियो में हम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंतर्गत टैक्सेबल इनकम में कौन कौन सी आयों को सम्मिलित किया जाता है का अध्ययन करेंगे। इनकम नॉर्मली टैक्सेबल फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। देखिए, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 28 से 41 में कुछ विशेष प्रकार की आयों का वर्णन है जिनको व्यवसाय और पेशे शीर्षक में शामिल किया जाता है, जिसमें कर योग्य होती हैं। इसके अलावा भी अनेक प्रकार की आय इस शीर्षक में व्यवसाय के जो सामान्य सिद्धांत हैं उनके आधार पर कर योग्य होती हैं। अतः इस शीर्षक में कौन कौन सी इनकम को शामिल करेंगे, कर योग्य होती हैं, वो अपन अध्ययन करेंगे। जिनमें सबसे पहले माल की बिक्री से आय, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। माल के क्रय विक्रय से होने वाली आय है जिसको व्यापारिक आय कहते हैं। व्यापार और पैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में शामिल की जाएगी। इसी प्रकार इनकम फ्रॉम कमीशन है, डिस्काउंट है, ब्रोकरेज है, ये सारी इनकम जो हैं वो भी इसी शीर्षक में कर योग्य होती हैं। जो सर्विस प्रोवाइडर कंसर्न्स हैं, संस्थाएं हैं, उनकी इनकम होती है सेवा प्रदान करने के बदले, जैसे होटल है, सिनेमाघर है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, इनकी इनकम भी इसी हेड में शामिल होती है, बिजनेस एंड प्रोफेशन में ही शामिल की जाती है। प्रोफेशनल जो व्यक्ति होती हैं उनकी इनकम होती है प्रोफेशन से इनकम। प्रोफेशनल इनकम को भी इसी में शामिल करते हैं, जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की इनकम है, मेडिकल यानी डॉक्टर की इनकम है, इंजीनियर की इनकम है, आर्किटेक्ट की इनकम है। ये भी कंसल्टेंसी की जो भी इनकम प्राप्त होती है, एक वकील की इनकम है, वो भी इसी शीर्षक में कर योग्य होती है, इसी शीर्षक में टैक्सेबल होती है। कंपनसेशन रिसीव्ड इन द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, यानी कि विशेष स्थिति में कोई कंपनसेशन प्राप्त होता है किसी व्यक्ति को। कंपनसेशन किसी कॉन्ट्रैक्ट के समाप्त होने पर हो सकता है, किसी एजेंसी के टर्मिनेशन पे हो सकता है, किसी बिजनेस के नेशनलाइजेशन पर हो सकता है। तो इस प्रकार जो भी कंपनसेशन उसको प्राप्त होता है, चाहे वो नेचर उसकी आयगत हो या पूंजीगत हो, कैपिटल नेचर हो या रेवेन्यू नेचर हो, उस कंपनसेशन को इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में शामिल करते हैं। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के पास इंपोर्ट करने का लाइसेंस है, माल को खरीदने का, आयात करने का लाइसेंस है, यदि वह व्यक्ति उस लाइसेंस को खुले बाजार में बेचकर कोई राशि प्राप्त करता है तो उसको भी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में शामिल करेंगे। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को कोई एक्सपोर्ट प्रोत्साहन के रूप में, निर्यात प्रोत्साहन, एक्सपोर्ट इंसेंटिव के रूप में कोई कैश सब्सिडी मिलती है तो उस सब्सिडी को भी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में शामिल करेंगे। ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ कस्टम एंड एक्साइज, यदि किसी करदाता ने उत्पादन या आयात निर्यात के संबंध में कोई एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी चुकाई है, मतलब प्रोडक्शन के संबंध में एक्साइज ड्यूटी दी है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के संबंध में कस्टम ड्यूटी चुकाई है, और बाद में किसी भी प्रावधान के तहत उसको ये राशि अगर वापस मिलती है तो उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंतर्गत शामिल करेंगे। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को गैर मौद्रिक आय मिलती है व्यवसायिक, तो उसको भी नॉन मॉनेटरी इनकम को भी बिजनेस से इनकम मानते हुए टैक्सेबल करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंतर्गत। जैसे एक व्यवसायी है, बिजनेसमैन है, उसको किसी तरह का कोई टारगेट पूरा करने पर कोई कार या कोई चीज गिफ्ट इनाम में मिलती है, उपहार में मिलती है, या हवाई यात्रा का टिकट मिलता है, तो वह उसकी बिजनेस की इनकम मानी जाएगी। इसी प्रकार किसी डॉक्टर्स को यदि किसी मरीज ने स्वस्थ होने पर उसको कोई इनाम में कोई राशि, कोई उपहार में कोई वस्तु दी है, तो वह भी उस डॉक्टर की पैसे की इनकम यानी कि प्रोफेशन की इनकम मानी जाएगी और बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंतर्गत ही शामिल की जाएगी। यदि उपहार, ऐसा गिफ्ट व्यक्तिगत पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से मिला हो तो 50,000 रुपये तक से कम की राशि है तो वह आय नहीं मानेंगे, उसको इनकम नहीं मानते हैं। किसी साझेदारी फर्म से जो सैलरी, बोनस या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, तो सैलरी जब मिलती है तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में शामिल नहीं होगी, सैलरी हेड में शामिल नहीं करते।
अगर साझेदारी फर्म से साझेदार को वेतन, बोनस या कमीशन या ब्याज, पूंजी पर ब्याज मिलता है तो उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन शीर्षक में शामिल करते हैं। और जिस सीमा तक साझेदारी संस्था को इस प्रकार के भुगतान की कटौती मिलती है, कटौती नहीं मिलती है, उस सीमा तक वेतन, बोनस, ब्याज की प्राप्ति साझेदारों की आय नहीं मानी जाती। और कटौती जिसकी मिलती है उसको आय मानते हैं। जितनी कटौती फर्म ने ले ली उतनी साझेदारों के लिए इनकम हो जाती है। इसी प्रकार यदि प्रतिस्पर्धा न करने के बदले में कोई राशि प्राप्त होती है, कोई भी काम न करने के बदले में, कोई कार्य न करने के बदले में तकनीकी ज्ञान है किसी व्यक्ति को और उसका लाभ न लेने के रूप में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या लाइसेंस है या फ्रेंचाइजी है या अन्य कोई वाणिज्यिक अधिकार है, उसका न प्रयोग करने का अनुबंध के बदले कोई राशि प्राप्त करता है तो उसे बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम मानते हैं, चाहे वह पूंजीगत प्राप्ति है। किंतु यदि कोई करदाता किसी उत्पादन के अधिकार या व्यवसाय करने के अधिकार को किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करता है तो ऐसे कार्य से हुए आय को पूंजीगत लाभ माना जाता है, उसको पूंजीगत लाभ मानते हैं, पूंजीगत लाभ शीर्षक में शामिल करते हैं। ये धारा केवल लाभ प्राप्ति के संबंध में है। भुगतान करने वाले व्यक्ति को के लिए यह पूंजीगत व्यय है और उसे इस प्रकार के व्यय की कोई कटौती नहीं मिली। महत्वपूर्ण बीमा योजना से प्राप्ति, रिसीव्ड फ्रॉम की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। यदि किसी व्यवसायी ने अपने महत्वपूर्ण कर्मचारियों के जीवन पर बीमा पॉलिसी ले रखी है तो ऐसी बीमा पॉलिसी को महत्वपूर्ण बीमा योजना की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। और प्रीमियम व्यवसायी द्वारा चुकाया जाता है ऐसी पॉलिसी का, तो पॉलिसी पर जो भी बोनस मिलता है वो बिजनेस इनकम मानते हैं। सट्टे के व्यवसाय से लाभ, प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, ये अपन पहले वाले वीडियो में पढ़ सकते हैं कि सट्टे के व्यवसाय से जो आय होती है वह भी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में ही शामिल की जाती है, कि इसको अलग से शो करते हैं उसी में। इसी प्रकार अवैध व्यवसाय से आय, यदि अवैध या अनैतिक कार्य करने से कोई भी इनकम होती है तो उस पर भी इसी हेड में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में ही शामिल करते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि अवैध या अनैतिक कार्य से इनकम हुई है? तो सामान्यतः करदाता इस तरह की कोई जानकारी नहीं देना चाहता, नहीं देगा, किंतु वह अगर पकड़ में आ जाता है कि उसने अवैध या अनैतिक कार्य से कोई इनकम प्राप्त की है तो उस पर इस शीर्षक में कर लगता है, इस शीर्षक की उसको आय मानते हैं, क्योंकि यदि अवैध कार्य पर कर नहीं लगाएंगे तो करदाता को अवैध कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। इसलिए इस पर बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में ही अवैध या अनैतिक कार्य की इनकम को भी शामिल करते हैं। यदि पहले से कोई अलाउड एक्सपेंसेज हैं, पहले से कोई स्वीकृत व्यय हैं और वो बाद में प्राप्त हो जाएं तो ऐसी स्थिति में उनको प्राप्ति पर इनकम मानेंगे और ऐसी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम ही मानी जाएगी। इसी प्रकार विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन है, फॉरेन एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन है, तो उस फ्लक्चुएशन से ये लाभ जो होगा, लाभ या हानि जो होगी वो भी इसी शीर्षक में कर योग्य होगी, बिजनेस एंड प्रोफेशन में होगी। जैसे मान लीजिए माल का आयात किया और आयात के बदले रेट चेंज होने से, फॉरेन एक्सचेंज की जो रेट है वो चेंज होने से कम भुगतान करना पड़े, माल निर्यात किया है, रेट चेंज होने से ज़्यादा प्राप्त हो जाए, भुगतान प्राप्त हो जाए, ऋण लिया है तो ऋण के भुगतान जो ब्याज देना पड़े वो कम देना पड़े, एक्सचेंज रेट जो है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है, उसमें परिवर्तन के कारण। तो इस प्रकार जो भी इनकम होगी, जो भी इनकम जनरेट होगी वो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में ही शामिल करेंगे। इसी प्रकार डूबत ऋण की वसूली है। यदि किसी करदाता को पूर्व के वर्षों में व्यवसाय की आय ज्ञात करते समय डूबत ऋण की कटौती दी गई है और बाद में वह डूबत ऋण की राशि करदाता को वसूल हो जाती है, पुनः प्राप्त हो जाती है, तो उस गत वर्ष में, जिस गत वर्ष में यह प्राप्त होती है, व्यापार और पैसे, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में शामिल की जाती है, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में शामिल। प्रोसीड्स फ्रॉम एन एसेट यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। देखिए, वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त जो मशीनरी होती है, संपत्ति होती है,
उस पर जिस साल वो प्रयुक्त की जाती है उसी वर्ष 100% छूट मिल जाती है डिप्रिसिएशन की। उस विनियोग पर 100% छूट मिल जाती है। क्योंकि 100% छूट मिल गई तो इसके बाद अगर उसको बेचा जाता है उस संपत्ति को, तो जो भी विक्रय से प्राप्त राशि होती है संपूर्ण राशि बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में शामिल करेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में शामिल करेंगे। यदि ऐसी राशि प्राप्त करने से पूर्व उस व्यवसाय को बंद कर दिया जाए तो भी ऐसी प्राप्ति इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में ही शामिल करेंगे। यदि निजी संपत्ति को स्टॉक में परिवर्तित करें, यदि कोई करदाता है अपनी निजी संपत्ति को स्टॉक में परिवर्तित कर देता है, फिर स्टॉक को जिस साल में बेचता है उस साल में स्टॉक में परिवर्तन करने के बाद जो परिवर्तन करने का जो बाजार मूल्य लिया है या परिवर्तन के समय जो मूल्य था उसका और बाजार मूल्य का अंतर जो है वह बिजनेस इनकम मानी जाएगी, और उस करदाता की जो लागत और कन्वर्जन की जो टाइम के जो वैल्यू है वो पूंजीगत लाभ माना जाएगा। जिस गत वर्ष में इसे स्टॉक में बदली गई संपत्ति को बाजार में बेचा जाता है उस गत वर्ष में लागत मूल्य और स्टॉक में दिखाए गए मूल्य का अंतर पूंजीगत है। यानी लागत मूल्य उस निजी संपत्ति का मूल्य है जो करदाता ने वहन किया है, और उसमें स्टॉक में जो कन्वर्जन कर रहे हैं उस टाइम का मूल्य, दोनों में अंतर। मान लीजिए जैसे कोई संपत्ति है 2 लाख रुपए में करदाता की लागत है, जिस दिन इसको स्टॉक में कन्वर्जन किया स्टॉक में उसको 2,50,000 दिखाया, तो 50,000 का जो डिफरेंस है वो कैपिटल गेन माना जाएगा। उसको मान लीजिए 270 में बेच दिया 2,70,000 में, तो 2,50,000 और 2,70,000 का अंतर है वो 20,000 रुपये का बिजनेस इनकम मानी जाएगी। और ये इनकम किस टाइम होगी? जब उस स्टॉक को बेचा जाएगा, उस संपत्ति को बेचा जाएगा उस वर्ष में मानी जाएगी, कन्वर्जन वाले वर्ष में नहीं। इसी प्रकार स्टॉक का पूंजी संपत्ति में परिवर्तन, कोई स्टॉक है, कोई संपत्ति है जो स्टॉक के रूप में दिखा रखी है और उसका पूंजी संपत्ति में परिवर्तन कर देते हैं, कैपिटल असेट्स बना देते हैं, तो ऐसी स्थिति में कन्वर्जन के समय जो उचित बाजार मूल्य है, कन्वर्जन के समय जो उचित बाजार मूल्य है, उस उचित बाजार मूल्य के आधार पर व्यापार की इनकम मानेंगे। उसको स्टॉक में परिवर्तन करने पर उचित बाजार मूल्य को व्यापार की इनकम मानी जाएगी। इस प्रकार बिजनेस एंड प्रोफेशन जो हेड है उसमें जो इनकम शामिल हैं उनमें से अपन ने मुख्य इनकम जो अपन ने डिस्कस की है, इनके अलावा भी कोई इनकम हो सकती है जो इस नेचर की हो, जो इस हेड के अंतर्गत कर योग्य हो। थैंक यू।